उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की संसद में मिमिक्री करने के मामले में टीएमसी सांसद के साथ कांग्रेस नेता भी घिर गए हैं। बीजेपी ने विपक्ष पर हल्ला बोल दिया है और देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के साथ साथ खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष पर जाट समाज और उनकी पृष्ठभूमि का अपमान करने का आरोप लगा दिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि 138 साल पुरानी पार्टी इस स्तर तक आ गई है कि वो देश ऐसा कर दे। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि मेरी बात और मेरी पीड़ा को नहीं सुनना चाहते। आप कहते हैं कि 138 साल पुरानी पार्टी है। खरगे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। सबको पता है क्या हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति वीडियो बनाकर आनंद लेता है तो क्या आपके यह संस्कार हैं? क्या यहाँ तक स्तर आ गया है क्या? इसी के साथ उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि जगदीप धनखड़ की बेइज्जती करो, मुझे चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति किसान समाज की, मेरे वर्ग की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं हवन में पूरी आहुति दे दूंगा। मेरी बेइज्जती होती है तो मैं खून के घूंट पीता हूँ, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मैं पद की गरिमा सुरक्षित नहीं रख पाया। पद और सदन की गरिमा रखना मेरा काम है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई। मेरी जाति को अपमानित किया, किसान समाज को अपमानित किया और आप चुप हैं। आपके अध्यक्ष चुप हैं। वहीं अब टीएमसी सांसद मिमिक्री विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जो घटना सदन के बाहर हुई उसके बारे में सदन में प्रस्ताव पारित करना सही नहीं है। इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कि हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। और आज देखिए, हम जो कोई बोलने के लिए ठहरे कि चिदम्बरम साहब थे, हमारे शिवा थे और करीम साहब थे, वाइको साहब थे, सभी थे, टीएमसी सभी थे। वो बात करने के लिए तो उठे, तो जितने मेंबर्स उनके हैं राज्यसभा के, वो पूरे उठ के खड़े हो गए। स्लोगन शाउटिंग। ये कहीं है रूलिंग पार्टी खुद 10 लोगों के लिए अगर 200 लोग खड़े होते हैं तो ये एक मजाक है डेमोक्रेसी का। और डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ऐसे जो प्रेसिडेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो मिमिक्री यहाँ पर हो गई आउटसाइड, ये सबने देखा होगा, ये आपको भी मालूम। जो घटना सदन के बाहर हो गया, आउटसाइड द हाउस, तो उसके बारे में सदन में एक रेजोल्यूशन पास करना, कंडेम करना, ये कहाँ का है? और वो भी ठहरे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ठहरते हैं और 100-150 राज्यसभा के मेंबर उनके पीछे ठहरते हैं, वहां स्टेटमेंट करते हैं। और हाउस के अंदर हमारे चेयरमैन साहब उनको भी परमिशन देते हैं। और हम सच्चाई बोलने के लिए हमको परमिशन नहीं मिल रहा। अपमानित नहीं करना चाहते हैं, करने का हमारा इरादा भी नहीं, वो हमारे कैरेक्टर में भी नहीं। लेकिन उन्होंने ये जो अपनाया है तरीका बीजेपी ने, और दूसरी बात, मोदी जी यही है, शाह जी यही है, वो सदन में आके खुलासा क्यों नहीं कर रहे, स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे? क्या वजह है? क्या हाउस को बाइकआउट करे वो? जानकारी के लिए आपको बता दें, संसद के दोनों सदनों से विपक्षी सदस्यों के निलंबन पर विरोध जताते हुए विपक्ष के सांसदों ने 19 दिसंबर को संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ की मिमिक्री की। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी वीडियो बनाते हुए नजर आए। लव गुरु मटुकनाथ और जूली की प्रेम कहानी ने 2006 में न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया था। ये प्रेम कहानी अधूरी रह गई, यानी इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकी। अब प्रोफेसर मटुकनाथ तन्हाई में भी खुश हैं।
वो एक स्कूल चलाते हैं और आज भी जूली के आने का इंतजार कर रहे हैं। मटुकनाथ के साथ अब जूली नहीं है, ना अब उनका परिवार है। 2006 का वो वक्त जब पटना स्थित बीएन कॉलेज के तत्कालीन प्रोफेसर मटुकनाथ और उनकी छात्रा जूली जो उनसे उम्र में 30 साल छोटी थी, दोनों की प्रेम कहानी चर्चा में आई थी। तब दोनों में अथाह प्रेम था। हालांकि उम्र और गुरु शिष्य के रिश्ते को लेकर दोनों के लगातार चर्चे होते रहते हैं, लेकिन दुनिया की परवाह किए बगैर दोनों एक दूजे के हो गए। साल बीतते गए, उनकी मोहब्बत के किस्से उस दौर की हर मैगजीन और पेपर में छपे। टीवी पर भी उनकी खूब चर्चाएं रही। मटुकनाथ और जूली लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। प्रोफेसर की पत्नी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए, फिर दोनों का तलाक हो गया। आगे मटुकनाथ की परेशानियां बढ़ती गई तो उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी। नौकरी चली गई, यानी पद भी हाथ से निकल गया। कुछ साल बाद 2014 में जूली ने भी मटुकनाथ का साथ छोड़ दिया। दरअसल जूली फिर पोर्ट ऑफ स्पेन में रहने लगी, जिसके बाद मटुकनाथ अकेले हो गए। इसके बाद 2020 में वो जूली को लाने 7 समंदर पार भी गए, लेकिन जूली उनके साथ नहीं लौटी। उन्होंने चिट्ठी, पत्री, ईमेल, व्हाट्सएप समेत कई जतन किए, लेकिन जूली नहीं मानी और वो अकेले रह गए। इस तरह उनकी प्रेम कथा भी अधूरी रह गई। मटुकनाथ को आज भी जूली का इंतजार है, लेकिन वो जानते हैं कि जूली अब उनके पास नहीं आने वाली है। प्यार करने वाले भला किसकी परवाह करते हैं, लिहाजा मटुकनाथ ने अपनी जिंदगी को अकेले ही गुजारने का फैसला कर लिया है। मटुकनाथ ने कहा कि प्रेम से वो दूर नहीं है, लोगों को प्रेम करना चाहिए, शादी हो ना हो प्रेम होना चाहिए। लव गुरु मटुकनाथ की नजर में शादी एक बंधन और प्रेम स्वतंत्रता है। उन्हें कहा कि शादी होना मतलब बंधन में बंधना है। पति पत्नी के रिश्ते को लेकर चुटकुले बने हैं। प्रेम स्वतंत्रता में पलता है। प्रेम के लिए खुला आकाश चाहिए, लेकिन शादी खुला आकाश नहीं देती है। शादी मतलब प्रेम की मृत्यु है। मटुकनाथ और जूली के प्रेम कहानी की बात करें तो 2004 में पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मटुकनाथ ने एक कैंप लगाया था। इस कैंप में यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट जूली भी पहुंची थी। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत बढ़ी। दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया। इसके बाद दोनों के बीच घंटों घंटों फोन पर बातें होने लगी। मटुकनाथ के मुताबिक एक दिन जूली का फोन आया और उसने कहा कि वो उनसे शादी करना चाहती है। बातचीत का सिलसिला प्यार में बदला और फिर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में आ गए। 15 जुलाई 2006 को स्टूडेंट से अफेयर के बाद मटुकनाथ को हिंदी डिपार्टमेंट के रीडर पद से सस्पेंड कर दिया गया। बाद में 20 जुलाई 2009 को उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया। 2006 में दोनों की प्रेम कहानी नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियां बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अमेरिका में एक भारतीय की हत्या की साजिश के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो किसी भी सबूत को देखेंगे, लेकिन कुछ घटनाएं अमेरिका भारत संबंधों को पटरी से नहीं उतारेंगी। ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कही थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई हमें जानकारी देता है तो हम निश्चित तौर से उस पर गौर करेंगे। अगर हमारे किसी नागरिक ने कुछ भी अच्छा या बुरा किया तो हम उस पर गौर करने के लिए भी तैयार हैं। हमारी प्रतिबद्धता कानून के शासन के प्रति है। अमेरिका ने हाल ही में भारत पर अपने नागरिक और अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ हत्या की साजिश का इल्जाम लगाया था। भारत ने पन्नू को आतंकवादी करार दिया है। विदेशों में चरमपंथी ग्रुप्स की गतिविधियों पर फिक्र का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में ये तत्व डराने, धमकाने और हिंसा भड़काने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोगी हमारी साझेदारी का एक अहम हिस्सा रहा है। मुझे नहीं लगता कि कुछ घटनाओं को दोनों देशों के राजनयिक संबंधों से जोड़ना सही होगा। मोदी ने साथ में ये भी बताया कि हमें इस फैक्ट को कबूल करने की ज़रूरत है कि हम बहुपक्षवाद के युग में रह रहे हैं। दुनिया एक दूसरे से जुड़ी होने के साथ साथ एक दूसरे पर निर्भर भी है। आपको बताते चलें कि पिछले महीने अमेरिकी न्याय विभाग ने एक अभियोग को अनसील किया था, जिसमें भारत सरकार के एक सेवारत अधिकारी को साजिश रचने और गुप्ता के माध्यम से इस साल जून में पन्नू की हत्या करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया गया था।
उन्होंने दावा किया कि गुप्ता ने एक हिटमैन को काम पर रखा था जो अमेरिकी अंडरकवर एजेंट निकला। इसके बाद भारत ने कहा था कि उसे अमेरिका से इनपुट मिले हैं और इस मुद्दे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन का ऐलान भी किया गया है। गौरतलब हो कि पन्नू को 2020 में भारत ने आतंकवादी घोषित किया था। वो कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में छिपता रहता है। भारत ने कई बार पश्चिमी देशों से ये भी कहा कि वो सिख अलगाववादियों की गतिविधियों को हल्के में न लें। हालांकि इस मामले में अमेरिका के साथ रिश्ते खराब होने की बात को पीएम मोदी ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्हें कहा कि दोनों तरफ से रिश्ते मजबूत करने के समर्थक लोगों की बड़ी संख्या है। ये बताता है कि हमारी साझेदारी परिपक्व है और स्थिर है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका और भारत की साझेदारी में तो सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने के उपायों को ही अहमियत दी गई है। पीएम ने कहा कि ये कहना गलत होगा कि एकाध घटनाओं से दोनों देशों के रिश्तों में कोई असर होगा। बता दें कि जून में ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे और जो बाइडेन भी G20 में हिस्सा लेने के लिए सितंबर में दिल्ली आए थे। अमेरिका की ओर से लगाए इल्जामात की जांच के लिए भारत ने कई लेवल कमेटी गठित करने की बात कही है। ये पहली बार है कि जब राज्य सरकार की कंपनी हरियाणा कौशल रोजगार निगम लोगों को विदेश में काम करने का मौका फराहम करवा रही है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर दुबई में सिक्योरिटी गार्ड, यूके में स्टाफ नर्स और इसराइल के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नौकरियों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन 3 देशों में सबसे खास इसराइल है क्योंकि यहाँ के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने 10,000 भर्तियां निकाली हैं, जबकि बाकी के 2 देशों में नौकरी के लिए महज 170 लोगों को ही चुना जाएगा। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास ने हमला कर दिया था। इसके बाद से गजा इसराइल के निशाने पर आ गया है। हमास संचालित गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस युद्ध में गजा में मरने वालों की संख्या 18,000 के ऊपर चली गई है। युद्ध कब रुकेगा, फिलहाल इसका किसी को पता नहीं है। पिछले 2 महीने से जारी इस युद्ध के शुरू में ही इसराइल ने अपने यहाँ से काम करने वाले फिलिस्तीनियों के वर्क परमिट रद्द कर दिए थे, जिसके चलते उसे मैन पावर की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अनुमान के मुताबिक इसराइल को करीब 1 लाख कामगारों की जरूरत है, जिसे पूरा करने के लिए वो भारत की तरफ देख रहा है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अनुभवी लोगों से आवेदन मांग रहा है, लेकिन यहाँ कुछ जरूरी शर्तें भी लागू हैं। कॉन्ट्रैक्ट कितने समय का होगा, रहने की व्यवस्था क्या होगी, मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं, क्या हरियाणा के बाहर का व्यक्ति इस नौकरी के लिए आवेदन दे सकता है, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के मुताबिक 4 तरह की नौकरियों के लिए कोई व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसमें फ्रेमवर्क, शटरिंग कारपेंटर, आयरन बेंडिंग, सेरेमिक टाइल और प्लास्टरिंग शामिल है। विज्ञापन के मुताबिक फ्रेमवर्क, शटरिंग कारपेंटर और आयरन बेंडिंग के लिए 3-3 हजार, सेरेमिक टाइल और प्लास्टरिंग का काम करने के लिए 2-2 हजार लोगों की जरूरत है। नौकरी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास कम से कम 3 साल का अनुभव और 10वीं तक की पढ़ाई होनी चाहिए। इन नौकरियों के लिए उम्र सीमा को 25 से 45 साल रखा गया है। इसके अलावा चयनित व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक इसराइल में काम कर सकता है, लेकिन हर साल उसका वर्क वीजा बढ़ाया जाएगा। खास बात यह है कि विज्ञापन में इन नौकरियों को करने के लिए इंग्लिश भाषा को अनिवार्य नहीं रखा गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की सचिव पल्लवी संधीर के पास कंपनी में प्राइवेट और ओवरसीज नौकरियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि ये पहली बार है जब हमने विदेश में नौकरी करने के लिए लोगों से आवेदन मांगा है। अभी तक हमारे पास इसराइल में काम करने के लिए 800, यूके के लिए 300 और दुबई में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने के लिए 700 आवेदन आए हैं। इसराइल में नौकरी के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के मुताबिक ऑफलाइन इंटरव्यू के आधार पर इन नौकरियों के लिए लोगों का चयन किया जाएगा। विज्ञापन के मुताबिक इसराइल में नौकरी पाने वाले व्यक्ति को दिन में 9 घंटे और महीने में 26 दिन काम करना होगा। व्यक्ति को काम से अगर छुट्टी लेनी है तो वो इसराइल लेबर कानूनों के तहत वहां की कंपनी देगी। नौकरी करने वाले व्यक्ति को हर महीने
6,100 इजरायली न्यू शेकल करेंसी मिलेगी, जो भारतीय रुपए में करीब 1,38,000 रुपए बनती है। इसके अलावा नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए मेडिकल इंश्योरेंस और आवास की व्यवस्था भी रहेगी, लेकिन उसका पैसा व्यक्ति को अपनी जेब से देना होगा। विज्ञापन के मुताबिक मेडिकल इंश्योरेंस के लिए करीब 3,000 और आवास के लिए प्रतिमाह करीब 10,000 रुपए तक देने पड़ेंगे। ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि हर महीने मिलने वाला पैसा व्यक्ति के बैंक अकाउंट में जमा होगा और उसे ये पैसा एक मुश्त ब्याज समेत तभी दिया जाएगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद इसराइल को छोड़ देगा। इसका मतलब है कि इसराइल में नौकरी करने वाले को हर महीने पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा नौकरी करने वाले व्यक्ति को खाने पीने का ध्यान खुद ही रखना होगा। 13 अक्टूबर 2021 को हरियाणा सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया था। ये राज्य सरकार के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को पारदर्शी तरीके से मैन पावर उपलब्ध करवाती है। पल्लवी संधीर कहती हैं कि इसराइल में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास हरियाणा का परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है, क्योंकि तभी वो वेबसाइट पर अप्लाई कर सकता है। लोकसभा चुनाव नजदीक है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार के बाद विपक्षी दल एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को राजधानी नई दिल्ली में इंडिया खेमे के नेताओं की बैठक हुई। यह विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक थी। इस दौरान ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित किया, जिसका समर्थन आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी कर दिया। वही नाम था कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। सीएम बनर्जी के सुझाव पर भाजपा ने प्रतिक्रिया दी। भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री पद की दौड़ से राहुल गांधी को हटाने के लिए यह ममता बनर्जी की एक चाल है। भाजपा के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए खड़गे का नाम प्रस्तावित किया है, उन्हें दलित प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताया है। सिंह का दावा है कि यह प्रस्ताव असल में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की दौड़ से हटाने का एक साजिश है। ममता और केजरीवाल अच्छे से जानते हैं कि राहुल गांधी के होते हुए खड़गे प्रधानमंत्री बन नहीं सकते, इसलिए दोनों नेताओं ने कांग्रेस को फंसा दिया। अब राहुल गांधी दौड़ से बाहर हो चुके हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हमें यह जानने की कोई भी इच्छा नहीं है कि विपक्षी खेमे का कौन सा नेता प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा शक्तिशाली नेता है। जनता को भी नरेंद्र मोदी के होते हुए किसी और प्रधानमंत्री उम्मीदवार में दिलचस्पी नहीं है। ममता और केजरीवाल के प्रस्ताव पर खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री पद पर कोई भी फैसला चुनाव के बाद किया जाएगा। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जीत है। हम जीत के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसे लेकर सोचना होगा, क्योंकि पीएम बनने के लिए जीत आवश्यक है। हम एक साथ लड़ेंगे और बहुमत लाने की कोशिश करेंगे। बैठक के बाद सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा, ईवीएम मुद्दे पर एक प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसे चुनाव आयोग के समक्ष पेश किया जाएगा। कांग्रेस सांसद ने बैठक को सार्थक बताया। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि सभी फैसले सबकी सहमति से लिए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा घोषणा की जाएगी। वहीं आम आदमी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव प्रचार, सीट बंटवारा और सब कुछ जल्द ही शुरू हो जाएगा। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि मुख्य चर्चा सीट बंटवारे को लेकर हुई है। तो वहीं बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन पर हमला कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गठबंधन की बैठक के खिलाफ प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ सबको पता है। कमलनाथ और अखिलेश यादव आपस में भिड़ गए। छत्तीसगढ़ में केजरीवाल और कांग्रेस भिड़ गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह बैठक सिर्फ एक फोटो सेशन है, इसके अलावा बैठक का कोई मतलब नहीं है। फोटो सेशन में लालू यादव और नीतीश कुमार भी मौजूद नहीं थे, उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया। अब क्या होगा? इंडिया गठबंधन बनने से पहले ही बिखर गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली पहुंचकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। हो सकता है उनका भोपाल से दिल्ली जाने का मन न हो, फिर भी मजबूरी में भी कुछ काम तो करने ही पड़ते हैं। भोपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली को लेकर अपने मन की बात कुछ ऐसे ही की थी। हालांकि उनकी बात का एक हिस्सा ही ज्यादा चर्चित रहा। मर जाना पसंद करूंगा लेकिन दिल्ली नहीं जाऊंगा, लेकिन ये अधूरी बात थी। शिवराज सिंह चौहान बताना चाह रहे थे, अपने लिए कुछ मांगने के लिए दिल्ली नहीं जाऊंगा। दिल्ली पहुंचने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान अपनी बात पर टिके नजर आए। जो खुद के लिए कुछ मांगता है वो अच्छा इंसान नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात के दौरान हुई बातचीत को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने इशारों में कई बातें समझाने की कोशिश की और बार बार अपनी तरफ से सफाई भी पेश करते रहे।
मेरे लिए जो भी भूमिका होगी मैं उसे निभाऊंगा। सवाल जवाब के क्रम में ये भी बताया कि राज्य के साथ साथ केंद्र में भी उनकी भूमिका रहेगी और साथ ही दक्षिण का भी रुख करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए पहली बार शिवराज सिंह चौहान के मुंह से अपनी तरफ से मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं सुनने को मिला। हाँ, पूछे जाने पर भाई और बहन के रिश्ते और उसके सबसे बड़े पद जरूर बता रहे हैं। लगता है जेपी नड्डा से संकेत मिल जाने के बाद अब वो अपनी ब्रांडिंग से बचने की कोशिश करेंगे। ये शायद नेताओं के ब्रांडिंग को लेकर मोदी के बयान का असर है। वैसे शिवराज सिंह चौहान ये याद दिलाना नहीं भूल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव उनके किए गए कामों को नई ऊंचाई जरूर दें। भोपाल लौटने से पहले शिवराज सिंह चौहान वापस दिल्ली आने की बात जरूर कही। भोपाल में आज विधायक दल की बैठक है और चूंकि सरकार गठन के बाद ये पहली बैठक है, इसलिए उसमें रहना आवश्यक है। मैं फिर वापस आऊंगा और आप लोगों से मुलाकात करते रहूंगा। जैसे राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने वसुंधरा राजे को अहमियत भले ही ना दी हो, लेकिन कहीं भी और किसी भी स्तर पर उनकी तौहीन नहीं होने दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को साफ साफ हिदायत दी थी कि वसुंधरा राजे के सम्मान में कमी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन उनसे कोई निर्देश नहीं लेना है। शिवराज सिंह चौहान को भी दिल्ली बुलाया जाना और जेपी नड्डा का देर तक मुलाकात करना लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लोगों को संदेश देने की ही कोशिश लगती है। आम चुनाव में मैदान में जाने से पहले मध्य प्रदेश की महिला वोटर को जेपी नड्डा अपनी तरफ से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। बीजेपी नेतृत्व जानता है कि राज्य के लिए एक बेहद लोकप्रिय चेहरे को इग्नोर किया जाना काफी जोखिम भरा हो सकता है। अगर राहुल गांधी और विपक्षी दलों के जातीय जनगणना की मांग को लेकर चलाए जा रहे कैंपेन का चुनाव नतीजों पर कोई असर नहीं हुआ है, तो उसमें शिवराज सिंह चौहान के ओबीसी चेहरे की भी काफी अहम भूमिका है। उन्होंने कहा, बैठक में नई भूमिका के बारे में चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी का काम मेरे लिए मिशन है। पार्टी के अध्यक्ष जैसा तय करेंगे वैसा ही करूंगा। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी में भूमिका तय कर दी गई है। अपनी तरफ से शिवराज सिंह चौहान कहते जरूर हैं, मैं कहाँ रहूंगा ये कभी सोचा नहीं, और बार बार ये भी दोहराते हैं कि बीजेपी नेतृत्व जो कहेगा सिर्फ वही करेंगे। लेकिन उनकी नई भूमिका को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मसलन एक चर्चा है कि बीजेपी 2018 की तरफ फिर से उनको संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर भोपाल से दिल्ली शिफ्ट कर सकती है। फिर लोकसभा चुनाव में उनको विदिशा से चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि वो विदिशा से 5 बार सांसद रह चुके हैं और केंद्र में फिर से बीजेपी की सरकार बनती है तो शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में मंत्री भी बनाया जा सकता है। अगर वास्तव में बीजेपी नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान के बारे में इतना कुछ सोच रही है तो भला इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। यह तो ऐसा लगता है जैसे शिवराज सिंह चौहान की किस्मत उनको फिर से दिल के करीब खींच रही है। आखिर 2014 से पहले शिवराज सिंह चौहान भी तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान के साथ एक और अच्छी बात यह है कि वो अभी 64 साल के ही हैं, मतलब 75 साल पूरे होने में अभी 9 साल का वक्त है। शिवराज सिंह चौहान के मुंह से बार बार एक ही बात दोहराए जाने से ये बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी में उनकी भूमिका तय कर दी गई है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद तो वो यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि आलाकमान का हर हुक्म हर हाल में सिर माथे पर रहेगा। शिवराज सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल गठन होने जा रहा है उसे लेकर भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत हुई है, यानी मंत्रिमंडल के गठन में उनकी राय भी ली गई है। यानी शिवराज सिंह चौहान को भले ही मुख्यमंत्री न बनाया गया हो, लेकिन उनकी अहमियत खत्म नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव का जिक्र आने पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, उनकी दिल्ली इच्छा है कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकासशील राज्य बनाने के लिए जो काम उन्होंने किए हैं, नए मुख्यमंत्री मोहन यादव उसे और समृद्ध करें और नई ऊंचाइयों पर ले जाए। मीडिया से बातचीत में शिवराज सिंह चौहान का सबसे ज्यादा जोर आलाकमान की बात मानने पर ही रहा। मैं कहाँ रहूंगा ये कभी नहीं सोचता। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में चर्चा हुई है। आने वाले चुनाव में जो भूमिका तय करेंगे मैं करूंगा। खुद को बीजेपी के एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में पेश करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा, एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी मेरे लिए जो भी भूमिका तय करेगी मैं उसे निभाऊंगा। मैं राज्य के साथ साथ केंद्र में भी रहूंगा। ऐसा लग रहा था कि मीडिया के जरिए शिवराज सिंह चौहान अपनी बात बीजेपी आलाकमान तक पहुंचाना चाहते हो। बेशक शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई हो, लेकिन बात तो तभी बनेगी जब उनकी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेता अमित शाह तक पहुंच पाए। और इसलिए वो बार बार दोहराते हैं, यदि आप एक बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं, ये वो पार्टी है जो निर्णय लेती है।
बातों बातों में शिवराज सिंह चौहान ने दक्षिण के राज्यों में अपनी भूमिका की तरफ भी इशारा किया। विकसित भारत यात्रा में कुछ जगह मुझे जाने को कहा जाएगा तो मैं दक्षिण के राज्यों में भी जाऊंगा। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में मंगलवार को हुई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम विपक्षी पीएम कैंडिडेट के तौर पर आने के बाद सियासत गर्मा गई है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने नीतीश को पलटीमार संबोधित किया। सुशील मोदी ने कहा कि इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होने दिल्ली गए नीतीश को खाली हाथ पटना लौटना पड़ रहा है। न तो उन्हें संयोजक बनाया गया और न ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। अब जेडीयू में भगदड़ मच सकती है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने मंगलवार शाम बयान जारी कर कहा कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने का सपना लेकर 2022 में दूसरी बार बीजेपी से नाता तोड़ा था। अब पटना में अपने पक्ष में पोस्टर लगवाकर बड़ी उम्मीद से गठबंधन की दिल्ली बैठक में गए, लेकिन किसी ने संयोजक पद के लिए भी उनके नाम का प्रस्ताव नहीं किया। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार को न माया मिली न राम। वो खाली हाथ जब पटना लौटेंगे तब जेडीयू के लिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना मुश्किल होगा। पार्टी में भगदड़ मच सकती है। सुशील मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि इनसे साल भर का समय बर्बाद कर दिया, अब तक कुछ भी नहीं तय कर पाए। ममता बनर्जी और केजरीवाल ने संयोजक पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया, इसे स्वीकार नहीं किया गया। ममता और केजरीवाल के रुख से साफ है कि गठबंधन के दो बड़े दल टीएमसी और आम आदमी पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व सौंपने के खिलाफ है। गठबंधन की चौथी बैठक में भी कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बैठक में आए ही नहीं। वहीं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार मीडिया को संबोधित किए बिना ही निकल गए। बाकी इसका क्या मायने निकाला जाएगा यह तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। वहीं बीजेपी का यह भी मानना है कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ बस इसलिए छोड़े क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री बनना था। अगर वो मोदी के साथ रहते तो उनके लिए कुछ अच्छा हो जाता। वहीं इस बार साफ तौर पे कहना है कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं का मनोबल नीतीश कुमार तोड़ रहे हैं और अब पार्टी भी टूट सकती है। बाकी इसका कितना असर पड़ता है जेडीयू पर यह देखना खास होगा। वहीं जेडीयू लगातार नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित कर रही है। जेडीयू का साफ तौर पे कहना है कि नीतीश मॉडल ही पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी को हरा पाएगा और नीतीश कुमार चेहरा ही मोदी से लड़ने के लिए काफी है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराने के मकसद से बने विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस के नेताओं की चौथी बैठक संपन्न हुई। इस मीटिंग में इंडिया अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री चेहरे के लिए कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के लिए खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ममता के प्रस्ताव का समर्थन किया। ममता बनर्जी ने इसके साथ ही इंडिया अलायंस के कन्वीनर के लिए भी मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने विनम्रता पूर्वक अलायंस के चेहरे बनने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ वंचितों के लिए काम करना चाहते हैं। खड़गे ने कहा कि पहले चुनाव जीत कर आएंगे, उसके बाद पीएम उम्मीदवार तय करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक दलित चेहरा होने की वजह से खड़गे का नाम पीएम उम्मीदवार के लिए आगे बढ़ाया गया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खड़गे के नाम पर अभी अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। इसके साथ ही इंडिया अलायंस की मीटिंग में शीट शेयरिंग फॉर्मूले, अलायंस को कोऑर्डिनेटर, चुनावी एजेंडा और चुनावी मुद्दे समेत इलेक्शन मैनेजमेंट को लेकर चर्चा हुई। मिली जानकारी के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर डिटेल चर्चा तो हुई, मगर उस मीटिंग में कुछ फाइनल नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी समेत इंडिया अलायंस के कई दलों ने सीट शेयरिंग के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन रखी गई है। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम मिलकर काम करेंगे। राज्यों में हमारे लोग हैं, वो इस पर मिलकर बात करेंगे। अगर राज्यों में बात नहीं बनेगी तो इंडिया गठबंधन में हम बात करेंगे। सभी राज्यों में मुद्दा सुलझाया जाएगा। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया अलायंस की मीटिंग खत्म होने के बाद मीडिया को ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि चौथी मीटिंग में 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया। नेताओं ने अपने विचार गठबंधन के सामने रखे। लोगों के हित में सब मिलकर किस ढंग से अपने काम को करना है, ये जो भी शुरू से मुद्दे उठाना है, इस पर चर्चा हुई। देश में कम से कम 8 से 10 मीटिंग करने का फैसला हुआ। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में देश की संसद में सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। यह अलोकतांत्रिक है, इसके लिए सबको मिलकर लड़ना होगा, जिसके लिए हम तैयार हैं। 22 दिसंबर को देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
हालांकि खड़गे ने पीएम उम्मीदवार को लेकर उनके नाम के प्रस्ताव पर कोई बयान नहीं दिया है। इंडिया गठबंधन की बैठक में सांसदों के निलंबन का मुद्दा भी उठाया गया। यह सुझाव दिया गया है कि विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट होकर लड़ेगा। कुल 141 सांसदों के सस्पेंशन के बाद लोकसभा में विपक्ष के 102, राज्यसभा में विपक्ष के 94 सांसद बचे हैं। दिल्ली के अशोका होटल में इस मीटिंग में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। इस बैठक में सपा नेता अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश, फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और आरएलडी से जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। इंडिया अलायंस की बैठक के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सभी पार्टियां मैदान में उतरने को तैयार हैं। जल्द ही टिकट बंटवारे की प्रक्रिया शुरू होगी। मैंने पहले दिन ही कहा है कि इंडिया अलायंस की रणनीति पीडीए होगी, हम उन्हें हराएंगे। हालांकि पीएम फेस के सवाल पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली। इंडिया अलायंस की बैठक के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि चर्चा स्पष्ट रूप से हुई है। सीट शेयरिंग, जनसंपर्क कार्यक्रम, यह सब 20 दिनों के भीतर शुरू हो जाएगा। सभी फैसले 3 सप्ताह के अंदर लिए जाएंगे। इंडिया अलायंस की बैठक से पहले कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 5 सदस्यों की नेशनल अलायंस कमेटी बनाई। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश को कमेटी के सदस्य के रूप में चुना गया है। इंडिया अलायंस की इससे पहले 3 बार मीटिंग हो चुकी है। विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई थी। इस बैठक की अगुवाई बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने की थी। इसमें विपक्ष के 15 दल शामिल हुए थे। इंडिया अलायंस की दूसरी बैठक 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई थी। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आए। इस बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया तय किया गया। इसका फुल फॉर्म इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। ये नाम ममता बनर्जी ने सुझाया था। राहुल गांधी ने इसका समर्थन किया। हालांकि नीतीश कुमार ने अलायंस के नाम पर आपत्ति जताई थी। विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त 1 सितंबर को हुई। इस मीटिंग में अलायंस ने 5 कमेटियों, कैंपेन कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, स्ट्रेटजी कमेटी, मीडिया, सोशल मीडिया और रिसर्च कमेटी का ऐलान किया था। इस बैठक में 28 विपक्षी दल शामिल हुए थे। बाकी देखना यह होगा कि क्या प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए खड़गे के नाम के प्रस्ताव का समर्थन नीतीश कुमार करते हैं या फिर